नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से। तो आज हमारे जो है डिस्कशन का टॉपिक क्या है, आप ध्यान से देखिए। आज हो रहा है हमारा एक नया चैप्टर शुरू और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है धारा विद्युत। तो आप इसको देखेंगे अध्याय 3 में। और क्योंकि जो है नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो आप एक चीज़ जो है मेक श्योर कीजिए कि आप इससे पहले की सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, चीज़ें आपके दिमाग में हैं। और जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ पुरानी चीज़ों के बारे में बात भी करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। आज हम जो है क्या पढ़ेंगे, हमारा जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, विद्युत धारा किसके कारण होती है, फिर उसके बाद में जो है थोड़ी बहुत बात हम अनुगमन वेग और गतिशीलता के बारे में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ देखते जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि विद्युत वाहक किसे कहते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं जो है किसी भी पदार्थ के, मैं अगर जो है स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु के बारे में बात करूं तो परमाणु में जो नाभिक होता है वो होता है कहाँ? केंद्र में। वहाँ पर जो है नाभिक में हमारे पास में धनात्मक आवेश होते हैं और इसके आसपास जो है जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी कक्षा में गति करते हुए होते हैं। ठीक है। अब अगली बात क्या है कि अगर किसी जो है परमाणु से मैं आवेश उत्पन्न करना चाहूं तो जैसा हम लोगों ने पहले भी बात की है कि आवेश तब निकल पाएगा जब इसमें से या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक दोनों की जो बराबर संख्या है वो बदल जाएं। तो अगर मैं यहाँ से नाभिक को बाहर निकालने की कोशिश करूं या धनात्मक आवेश को नाभिक से बाहर निकालने की कोशिश करूं तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो फिर यहाँ जो है जो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी गतिशील है इसकी जो है गति, अगर मैं इसको इस परमाणु से बाहर निकाल दूं तो वो परमाणु क्या हो जाएगा, उसमें आवेश आ जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर बहुत सारे ऐसी तरीके के परमाणुओं से मिलकर कोई बना हुआ पदार्थ है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम चालक पदार्थ कहते हैं, जिसमें आवेशों की जो है गति आसानी से हो सकती है, वहाँ क्या ये नाभिक से निकलकर धनात्मक आवेश जो है कहीं आने जाने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो किसी पहले परमाणु में था वो यहाँ से कूद के यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से कूद के यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से जो है जो आवेशों का जो कुल मिला के जो आदान प्रदान हो रहा है या फिर आवेशों का जो फ्लो हो रहा है, परिवहन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण। और इसीलिए जो है विद्युत धारा जब उत्पन्न हो रही है यहाँ पर वो किसके कारण हो रही है? इलेक्ट्रॉन के कारण। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? यहाँ हम चालकों की बात कर रहे हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में, हमारी ठोस अवस्था में जो है चालकों की बात कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि हम कोई विलयन देखते हैं जहाँ पर जो है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों ही स्वतंत्र अवस्था में, क्योंकि वहाँ पर जो है आवेश नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है भाई, जैसे सोडियम है तो सोडियम का जो है धनावेशित सोडियम होगा और ऋणावेशित क्लोरीन होगा, और इस तरीके से जो है ये गति करते हैं, सीधे सीधे परमाणु में जो है गति होती है। तो उस समय जो है धनावेशित या ऋणावेशित इन पिंडों की गति होती है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है। इसलिए विद्युत धारा के वाहक के रूप में हम किसे जानेंगे? इलेक्ट्रॉन को जानेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा को उसी में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, ये चीज़ हमको समझ में आई। अगली बात क्या है कि विद्युत धारा होती क्या है, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये एक चालक है और इस चालक में बहुत सारे आपको परमाणु नजर आएंगे जो किसी विशेष व्यवस्था में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इन परमाणुओं के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है क्या कर रहे हैं? यहाँ गति कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक समय में किसी भी चालक के ये जो अनुप्रस्थ काट है, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन किसी भी, अब मैंने क्या किया, मैंने एक कंडक्टर लिया, मैंने एक चालक लिया, उसको बीच से यहाँ पर से काट के इस वाले जो है यहाँ पर जो गोल गोल आकृति नजर आएगी उसे हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं। जैसे इस चालक के लिए ये वाला जो हिस्सा है ये अनुप्रस्थ काट है। अब किसी भी एक अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में जितने भी आवेशों का जो है आदान प्रदान होता है उसे ही हम विद्युत धारा कह देंगे।
ठीक है। कौन ये आवेशों को जो है इधर से उधर ले जाने के लिए, उनकी गति के लिए जिम्मेदार कौन है? विद्युत वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर प्रति एकांक समय में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उससे हमको पता चल जाएगा कि प्रति एकांक समय में यहाँ से कितना आवेश परिवहित हो गया, चला गया। और यहाँ पर जो है अगर आवेशों की मात्रा क्या होगी, Q होगी, और हम समय को T से निकालेंगे तो हमको विद्युत धारा का मान पता चल जाएगा। अब बताइए कि जो है आवेश को, इसका जो SI मात्रक है वो क्या होता है? आप बोलेंगे कूलम, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कूलम नहीं, असल में विद्युत धारा के मात्रक से ही इसका जो है आवेश का जो है मात्रक बनता है। तो ये जो विद्युत धारा है इसका SI मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसको जब हम यहाँ ले जाके गुणा कर देंगे तो एम्पियर सेकंड जो है, ये जो इकाई बनेगी ये असल में आवेश की है। समझ रहे हैं आप बात को? आवेश की है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि करंट I बराबर Q/T। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि प्रति सेकंड 5 कूलम का जो है आवेश जो है वहां से एक से दूसरे स्थान तक जा रहा है, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 सेकंड में 5 कूलम मतलब 5 एम्पियर का जो है हमको करंट मिल जाएगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा का जो है इकाई है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हमारी अगली बात क्या है? अनुगमन वेग की। अनुगमन वेग को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी हैं, लेकिन जो है आप पहले क्या कीजिए कि इसका जो है डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देख लीजिए। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो है जो औसत वेग है उसी को हम जो है अनुगमन वेग कहते हैं, लेकिन इसके बारे में जो थोड़ी गहरी समझ हमको बिठानी है उसके लिए हम यही बात करते हैं। चलिए, तो अब जो है मैं आपको जो जो चीज़ें समझाता जाऊंगा उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात यह है कि हम बात चालू कर रहे हैं एक परमाणु से, ठीक है। तो एक परमाणु हम लोगों ने ले लिया, और इस परमाणु की अवस्था क्या है ये देखिए। परमाणु के बीच में जो है हमको क्या मिलता है? पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश मिलता है, और इसके आसपास जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा में गति कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील हैं, इसलिए क्या होगा कि इनमें जो है कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा होता है। और क्योंकि जो है यहाँ पर जो है धन आवेश और यहाँ पर ऋण आवेश है, तो इनके बीच में जो है एक आकर्षण का बल लग रहा है, और उसके कारण जो है यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आप इस परमाणु को बाहर से क्या दोगे? ऊष्मा दोगे, ठीक है। आप इस परमाणु को बाहर से ऊष्मा दोगे, तो ये ऊष्मा के कारण क्या होता है? ऊष्मा के कारण इन इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में या प्रोटॉन्स के बीच में जो आकर्षण का बल है उसमें काइनेटिक एनर्जी, ये जो है क्या गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, और फिर इलेक्ट्रॉन कंपन करने लगते हैं। इस ऊष्मा के प्रभाव में किसी भी पदार्थ के अंदर के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा पाकर बाहर गति करने लग जाएंगे, और जब ऐसी गति होगी तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से जाकर टकरा भी तो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में टकराएगा, और यहाँ पर जो क्या हो रही है? टक्कर हो रही है। इसके कारण जो है ये आपस में टकरा के अपनी गतिज ऊर्जा को खो देंगे, और यही जो है अब क्या हो रहा है इसके आगे देखिए। अब इस गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। क्या मैंने इस कमरे में जो है, मैं थोड़ा सा मतलब गर्मी का दिन है आज, और जो है बहुत सारी जो है गर्मी है, तो मैं क्या किसी लोहे की या किसी भी धात्विक चीज़ों को छूऊंगा तो क्या उससे मुझे करंट लगने वाला है? क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। तो फिर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो अपने क्या कहना चाहिए, अपने परमाणु से बाहर निकल के गति करने लग रहे हैं, तो उससे विद्युत धारा क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि विद्युत धारा असल में आवेशों के प्रवाह को कहते हैं। प्रति एकांक समय में जितना आवेश का प्रवाह होगा उसे ही हम विद्युत धारा कहेंगे। लेकिन अब गर्मी के दिनों में जब तापमान बढ़ गया है तो हर एक इलेक्ट्रॉन की
औसत गतिज ऊर्जा में जो है परिवर्तन हो गया और वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने परमाणु को छोड़कर पूरे पदार्थ के किसी भी हिस्से में आ जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी किसी भी चालक को छूने से गर्मी के दिन में करंट क्यों नहीं लगता? उसका कारण है औसत तापीय वेग। अब इसका मतलब क्या है भाई? मैंने मान लिया कि उस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है जो अपने परमाणु से निकलकर भाग गया है, उस परमाणु का वेग है u। तो मैंने पहले इलेक्ट्रॉन का वेग तापीय वेग u ले लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग u2 ले लिया, तीसरे इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग u3 ले लिया, और इसी तरीके से मैंने कुल मिला के अगर वहां पर n इलेक्ट्रॉन है तो सब के तापीय वेग को जब मैं जोड़ूंगा और उसके बाद में इसका औसत निकालने के लिए n से भाग दूंगा, तो ये जो औसत तापीय वेग होता है इलेक्ट्रॉनों का, जिसका मुख्य कारण ऊष्मा है, ये जो है शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और औसत तापीय वेग शून्य होने के कारण ही किसी चालक में कभी भी जो है गर्मी के कारण जो है ऊष्मा उत्पन्न, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन अब हम जो है एक नई स्थिति की बात करने वाले हैं। वो नई स्थिति क्या है ये देखिए। नई स्थिति ऐसी है कि देखो, पहले जो है यहाँ पर एक चालक है और इस चालक से जो है निकले हुए इस चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग दिशा में अपनी गतिज ऊर्जा के कारण कंपन कर रहे हैं या गति कर रहे हैं। अगर मैं इनके औसत तापीय वेग के बारे में बात करूं तो u1 प्लस u2 प्लस और इसी तरीके से un पूरे का बटा n, ये औसत तापीय वेग की बात करूंगा तो ये कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। और अगर मैंने बाहर से बैटरी कोई कनेक्ट करके नहीं रखी है तो यहाँ पर विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं हो रहा है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? अब अगली बात देखिए, अगर जैसे ही मैंने यहाँ पर देखिए ये एक बैटरी है और इस बैटरी में यहाँ धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक आवेश है और इस बैटरी के दोनों सिरों के मध्य जो है जो विद्युत विभव का मान है, पोटेंशियल का मान है, वो V है। अब जैसे ही मैंने इसको तार से जो है इस चालक के साथ में जोड़ा तो इस चालक में क्या हुआ? इस चालक में जो है अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब ये विद्युत क्षेत्र आप जो है विभव प्रवणता वाला जो है सिद्धांत याद कीजिए, तो वहां से हमको पता चलता है कि इस विद्युत क्षेत्र E का मान होगा माइनस dV/dl। और ये dl क्या है? ये dl जो है लंबाई है, किसकी? चालक की लंबाई है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा चालक की लंबाई l है, विद्युत विभव का मान जो है कैपिटल V है, ठीक है। और हम लोगों ने जो है यहाँ पर E का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल दिया, ठीक है। अब आगे की क्या बात है? आगे की बात यह है कि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण अब यहाँ पर जो है दिशा क्या होगी भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है धनात्मक दिशा से ऋणात्मक की ओर जो है ये पॉइंट करती है और जो इलेक्ट्रॉन है वो धनात्मक की ओर खींचे चले जाते हैं। इसलिए अब जो है आप लोगों ने पिछले पेज में आप लोगों ने क्या देखा? पिछले पेज में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो है कोई दिशा नहीं है, ये आपस में लड़ के मर जा रहे हैं, इनका जो है कोई औसत तापीय वेग नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र लगाया तो विद्युत क्षेत्र के कारण सभी इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा एक जैसी हो गई और इसके कारण जो है अब यहाँ पर नई गति उत्पन्न होगी। चलिए, अब यहाँ के बाद में जो है हम थोड़ी सी बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत विभव का मान क्या है? विद्युत विभव का मान है V और हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E निकालनी है, तो E का मान क्या हो जाएगा? ऋण V/L। भाई dV/dl भी लिख सकते हैं, मैंने V/L लिख दिया। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है क्या लगेगा? बल लगेगा। तो बल का मान अगर मैं बोलूं, बल F बराबर क्या होगा? QE। भाई जितना आवेश रहेगा उसके ऊपर जो है हम लोग जो है क्या करेंगे? बल लगाएंगे विद्युत क्षेत्र के कारण। तो ये Q का मान क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल की बात कर रहे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला
अब पहले आवेश की बात करेंगे तो ये ई है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यहाँ पर जो है जो ई का मान है वो क्या है, वो है V/L। तो ये लग गया क्या हमारे पास कुल मिला के उस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल। अब अगर हमको बल पता है तो हमको ये भी पता होगा कि यहाँ पर त्वरण क्या होगा। त्वरण क्यों निकाल रहे हैं भाई, क्योंकि गति हो रही है इसलिए। तो त्वरण ए का मान होता है F/m। ये m क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और f का मान हम यहाँ से डाल देते हैं। तो फिर हमको क्या मिला, फिर हमको मिला A बराबर, देखिए यहाँ पर ऋण EV/me और यहाँ L, ये हमको जो है त्वरण मिल गया। अब त्वरण निकालने के बाद में आप गति के जो हम 3 समीकरण पढ़े थे ना, गति के 3 समीकरण क्या क्या पढ़े थे, v बराबर u धन at, दूसरा s बराबर ut धन 1/2 at का घात 2, ठीक है, और तीसरा पढ़े थे v² = u² + 2as। अब वहाँ जो है हम लोग जो है गति का समीकरण लगाएंगे, गति के समीकरण के अनुसार। तो गति का समीकरण क्या था, गति के समीकरण के अनुसार v बराबर, अब v को जो है देखिए हम वो पोटेंशियल वाला v ये अलग है, उसको कैपिटल v बनाए हैं, यहाँ v मतलब ये गति वाला v है, बराबर u धन at। ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये t जो है क्या है भाई, ये होगा कि एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा कि ये दौड़ के आएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन से इस तरीके से टकराएगा। जैसे ही टकराएगा इसकी गति शून्य हो जाएगी, और गति शून्य हो जाने के बाद में वो फिर से जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण एक त्वरण महसूस करेगा। उस त्वरण के कारण उसमें जो है फिर से गति बढ़ेगी, और वो उसके बाद में ज़्यादा से देर तक नहीं, फिर जो है बहुत जल्दी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही वो गति को मतलब क्या है, शून्य से जो है गतिशील होता है, और अगले इलेक्ट्रॉन में टकराने से पहले जो है जितना समय उसको मिलता है आगे बढ़ने के लिए, उसे हम टाउ बोलते हैं। ये टाउ है, और इसी का नाम हम लोगों ने हिंदी में क्या लिखा है, श्रांतिकाल। ठीक है, श्रांतिकाल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ जो है श्रांतिकाल दिखाई देता है। ठीक है, ये श्रांतिकाल क्या है, टाउ है। तो अब जो है क्या हो रहा है, यहाँ देखते हैं। तो अब v बराबर u धन at, ये u क्या है, ये तापीय वेग है, a जो है त्वरण है, और t की बजाय हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया टाउ, और ये हो गया हमारा श्रांतिकाल। अब क्या होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉनों की दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के लिए कुल मिला के जो समय मिला है, श्रांतिकाल मिला है, वो अलग अलग होगा, और उसके कारण जो है उसका जो अंतिम वेग होगा वो भी अलग अलग होगा। तो इसलिए जो है अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम जो है बहुत सारे v1 धन v2 धन v3, इसी प्रकार से जो है हम बहुत सारे कणों के लिए, vn कणों के लिए जो है हम क्या करेंगे, जो अंतिम वेग है उनको जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, u1 धन a टाउ 1, इसी तरीके से u2 धन a टाउ 2, और इसी तरीके से आगे जो है हम लोग un धन a टाउ n ये निकाल लेंगे। अब आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि इनका औसत निकालना चाहता हूँ मैं। औसत निकालने के लिए जो है जब मैं यहाँ पर n से भाग दूंगा तो मुझे यहाँ पर भी जो है n से भाग देना पड़ेगा। इससे मुझे क्या मिलेगा, औसत। तो हमको क्या मिला, v1 धन v2 धन v3, और इन सब का जो है कहाँ तक, vn तक जो है इनका औसत निकाला। तो मुझे अब जो है मैं सब क्या करूँगा, कोष्टक खोलता जाऊँगा। तो मुझे मिलेगा u1 u1 धन u2 धन इस तरीके से un, और इन सब का बटा n। इसी तरीके से यहाँ पर a बटा n, और इन सारे श्रांतिकालों को जो है मैं टाउ 1 धन टाउ 2 इस तरीके से टाउ n तक जोड़ दूंगा। अब आप समझिए बात को। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये वाला जो वेग है ये है क्या,
ये वाला वेग जो है असल में तापीय वेग है, तापीय वेग है। तो औसत तापीय वेग कितना होता है, हम लोगों ने अभी अभी बात की है, औसत तापीय वेग होता है 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0। और अगर मैं सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है उसको जो है Vd बोल दूं, Vd बोल दूं, तो ये Vd का मान क्या हो जाएगा, Vd का मान हो जाएगा A, और इन सारे श्रांति कालों का जो है अगर मैं औसत निकाल के इसको टाउ बोल दूं, तो ये हमारे पास में एक रिलेशनशिप आया। समझ रहे हैं आप लोग बात को। यहाँ पर इस Vd का मान है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। अब इसके बाद में मैं अनुगमन वेग की परिभाषा बताऊंगा भाई। और ये A का मान हम लोगों ने क्या निकाला था, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ऊपर आएंगे तो आपको A का मान मिलेगा E, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभव, और ME/L, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिख देंगे ये A का मान क्या है, ये A का मान है, ये वाले A का मान है -E कैपिटल V, और यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा L। तो ये जो है हम लोगों को समझ में आ गया। और अनुगमन वेग तो यहाँ पर ये हो गया और ये टाउ हो गया। तो इस तरीके से जो है हमको यहाँ पर क्या मिल गया, Vd मतलब ये अनुगमन वेग बराबर ऋणात्मक में E V, ये V क्या है, ये विभव है, ये क्या है, ये विभव है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। E V बटा, अच्छा यहाँ पर टाउ भी है, बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और L क्या है, लंबाई किसकी, चालक की। अब जो है आप यहाँ पर समझिए कि ये अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वो औसत वेग है जिस गति से इलेक्ट्रॉन किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं। कब जाते हैं, जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाए या कोई बाह्य विभव उनके सिरों में लगाए जाए। फिर से, अनुगमन वेग वह औसत वेग है, वह औसत वेग है जिस वेग से इलेक्ट्रॉन किसी चालक के पहले सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं यदि उनमें कोई बाह्य विद्युत विभव लगाया जाए या विद्युत क्षेत्र लगाया जाए। यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पर ये तो देख लिया कि E, और यहाँ पर इसी के लिए जो है हम एक और भी तो लिख सकते हैं भाई, ऋण E, और ये V/L क्या होता है, V मतलब विभव बटा, तो ये जो विभव प्रवणता से हो गया ये E हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा टाउ, और बटा हो जाएगा ME। ये भी जो है हमारे अनुगमन वेग का एक सूत्र हो गया। तो हमारे पास में 2 सूत्र बन गए। बोलिए आई बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। तो हम जो है ये जो हमारा अनुगमन वेग है, इससे जो है हम लोगों को, अब भाई जिस वेग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो प्रति एकांक समय में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब विद्युत धारा का जो है इसके साथ में क्या रिलेशन है, ये चीज़ भी तो जाननी है। तो हम विद्युत धारा जो है क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का हम लोगों ने क्या सूत्र लिखा है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का सूत्र क्या है, विद्युत धारा I बराबर Q/T। ये चीज़ हम लोगों ने देखी हुई है। अब यहाँ पर जो है Q/T जो है विद्युत धारा का सूत्र है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में एक इस प्रकार का जो है आवेश है, मतलब चालक है, जिसका जो है जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट है, वो क्षेत्रफल जो है A है, और इसकी लंबाई कितनी है, L है। अब हम मान लेते हैं कि इस चालक के अंदर कुल मिला के जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हम मान लेते हैं n है। तो अगर मैं जो है कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अगर मैं जो है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या लिख लेते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन, ये इसको कैपिटल N ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या N निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हम निकालेंगे N गुणा
आयतन, और आयतन निकालने के लिए हम क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जब हमको अगर आवेश निकालना है तो आवेश जो है कैसे निकलेगा भाई, कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है, इन दोनों को मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इससे जो है हमको मिल जाएगा कुल मिला के कितना जो है आवेश है वहाँ पे। अब जो है यहाँ पर चलिए इसको डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा N E और A और L, इनको गुणा करने से हमको क्या मिला, कुल आवेश, कुल आवेश। ठीक है, अब इसके बाद में अगली बात क्या करना है भाई, हमको जो है और किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको कुल आवेश तो पता चल गया, अब समय की बात करना है। तो समय के लिए जो है आप ये देखिए फिर से जो है हम उसी चालक की बात कर रहे हैं, और उसी चालक में जो है हमको क्या चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए ये चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है L, और यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है कुछ गति होगी, तो गति कितनी होगी, तो गति हम लोगों ने अभी निकाली है क्या भाई, अनुगमन वेग निकाला है ना, वीडी क्या होता है, औसत गति हर एक इलेक्ट्रॉन की। तो मैं मान के चलता हूं कि हर एक इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो वीडी है, और हमको क्या पता है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब अगर हमको समय निकालना है तो वेग दूरी बटा वेग करना पड़ेगा। दूरी कितनी है, L है, और वेग कितना है, वीडी है। तो हमको जो है यहाँ पर से जो है क्या मिल गया, समय मिल गया। ये पता चला आपको, हम लोगों ने समय भी निकाल लिया और हम लोगों ने कुल आवेशों की मात्रा भी निकाल ली। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इससे हम निकालेंगे क्या, विद्युत धारा। I बराबर क्या होगा, Q बटा T। अब Q का मान बताइए, Q का मान देख लेते हैं भाई, Q बराबर NeAl, यहाँ हो जाएगा NeAl, यहाँ ऋण चिन्ह था, और नीचे क्या है, नीचे है L बटा Vd। अब यहाँ पर जो है आप सूत्र जो है याद कीजिए, बुनियादी गणितीय उपकरण में हम लोगों ने देखा है A बटा B पूरे का बटा C बटा D बराबर क्या होता है, बराबर होता है, ये बराबर होता है A बटा B गुणा D बटा C। हम लोग यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि यहाँ बटा 1 है, तो फिर जो है ये देखिए कटने वाली चीज़ें हैं उसको काट लेते हैं, ये L कटा, ये L कटा, और हमको ऊपर में मिलेगा I बराबर ऋण NeAVd। ये जो है इसको पहले डब्बा बना के रख लो, ठीक है, तो NeAVd मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद में जो है हमको क्या करना है, यहाँ पर जो Vd का मान है, अभी हम लोगों ने Vd का मान निकाला है ना भाई, अनुगमन वेग का क्या मान निकाला है, देखिए अनुगमन का वेग का मान निकाला है हम लोगों ने कैपिटल E टाउ बटा ME। ये जो है हम लोग यहाँ ला के लगा देंगे, तो विद्युत धारा का जो है मान कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए I बराबर हो जाएगा ऋण Ne और A। अब जो है इसमें जो है हम क्या लगाएंगे, हम जो है ये अनुगमन वेग का मान क्या था, ऋण E कैपिटल E टाउ बटा ME। तो ये मान जो है हम यहाँ लगा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ E, अच्छा यहाँ का ऋण चिन्ह और यहाँ का ऋण चिन्ह हट गया, E कैपिटल E और टाउ, और बटे में क्या है हमारे पास में ME। ठीक है, तो हमको फिर जो है क्या मिला, N, ये E का वर्ग, क्योंकि ये वाला E भी है और ये वाला भी E है, और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्रांतिकाल, और पूरे का बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये है विद्युत धारा। अब जो है यहाँ पर हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को दर्शाती है। N क्या है, कुल मिला के हमारे चालक में कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, E जो है स्मॉल e जो है इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश है। फिर बड़ा वाला E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। टाउ क्या है, ये है औसत शांतिकाल, और ME क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इस तरीके से आप विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद में जो है हम एक और बात कर लेते हैं, और वो ये है कि ये जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है। ठीक है,
तो हम देखते हैं मोबिलिटी या फिर गतिशीलता। तो गतिशीलता क्या बोल रहा है, किसी वाहक के अपवाह वेग में आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। मतलब ये है कि वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, तो वेग मतलब Vd, ये तो औसत वेग है ना, बटा E। अब यहाँ पर जो है Vd का मान क्या था, Vd का मान हम लोगों ने लिया था E, कैपिटल E टाउ बटा ME, और उसमें बटे ये वाला E करेंगे, ये वाला E करेंगे, तो ये वाला E यहाँ बटे कर देंगे तो हमको ये और ये कट जाएगा और ये मिलेगा E टाउ बटा ME। यही चीज़ देखिए यहाँ पर आपको मिली हुई है, E टाउ बटा ME, Q टाउ बटा ME या E टाउ बटा ME। इस प्रकार से जो है हमको इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी पता चल गई। क्या कहना चाहिए, जिस भी चालक के लिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब वो उस चालक से जो है विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, वो ज़्यादा अच्छा चालक है। जिसकी मोबिलिटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब वो जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखा है, और इस कंसेप्ट के ऊपर आपके JEE में, नीट में, और आपके ये जो व्यंजक हम लोगों ने अभी जो है बनाया, उस व्यंजक को व्युत्पन्न करने के लिए आपकी परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इससे जुड़े हुए बहुत सारे आंकिक प्रश्न देखेंगे हमारे साथ, और इसको रिवाइज करना, ध्यान में रखना बिल्कुल ना भूलिए। अपना नोट्स बनाइए, माइंड मैप दिया जा रहा है उसका उपयोग कीजिए और बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।